हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम लोग रीतिकाल पढ़ रहे थे और रीतिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने ये जाना था कि इसके अंतर्गत 3 तरह की काव्य धारा बही थी: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध पर हम लोगों ने पूरी डिटेल से वीडियो बनाकर उसे हम लोगों ने सुना है, बहुत बेहतर तरीके से समझा है। यदि आप लोगों ने किसी भी बच्चों ने रीतिकाल पर, रीतिकाल की जो 2 धारा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध पर बनाए हुए वीडियो नहीं सुना है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आने वाले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सब पर मेरे वीडियो बनाए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। यदि आप लोग एमए लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर सुनिए, जरूर देखिए और अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी रीति मुक्त काव्य धारा आखिर था क्या, रीति मुक्त काव्य धारा की आखिर विशेषता क्या है। तो रीतिकाल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया। लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं, आप लोगों को मैंने रीतिबद्ध काव्य धारा समझाते समय या रीतिकाल भी पढ़ाते समय बहुत बेहतर तरीके से समझाया था कि जितने भी काव्य शास्त्र के अंग हैं, उन सब के ऊपर ग्रंथ लिखना, जैसे अलंकार के ऊपर, छंद के ऊपर, रस के ऊपर, इन सब पर यदि कोई ग्रंथ लिखा जाए तो उसे कहेंगे लक्षण ग्रंथ। तो जिन भी कवियों ने, ऐसे कवि जो रीतिकाल के हैं और उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, उनकी जो लिखने की एक परंपरा सी चल पड़ी थी, उसका उन्होंने पालन नहीं किया और उनकी रचनाओं में किसी भी रीति पद्धति का अनुसरण भी दिखाई नहीं देता है। मतलब रीतिबद्ध कवियों में क्या था, उस काल में, उस धारा में वैसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना की। रीति सिद्ध कवि में क्या है, उन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, लेकिन उन्हें काव्य शास्त्रीय अंगों का पूरा ज्ञान था और जिसका उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने काव्य में प्रयोग किया है। लेकिन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि ना तो लक्षण ग्रंथ की रचना किए हैं और ना ही उन्होंने काव्य शास्त्र की परंपरा का पालन किया है अपनी रचना में। उनकी रचनाओं में किसी भी रीति पद्धति का अनुसरण भी दिखाई नहीं देता है। चूंकि ये कवि लक्षण से मुक्त होकर रचना करते रहे, इसलिए इन्हें रीति मुक्त कवि माना जाता है। इन्होंने किसी भी लक्षण को माना नहीं, पूरी तरह से उससे मुक्त होकर इन्होंने काव्य की रचना की। और इस धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन कवियों में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख हैं। कौन कौन से कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये आप लोग याद रखेंगे। रीति मुक्त कवि काव्य धारा में ये प्रमुख कवि हैं। और भी बहुत सारे कवि हैं, लेकिन ये जो आपको मैंने 5 नाम बताए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा प्रमुख है और बार बार इनकी काव्य से संबंधित, इनके रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बाह्य स्वरूप बनाम मूल दृष्टि, उनका बाह्य स्वरूप कैसा है, उनकी जो काव्य में जो उनका बाह्य स्वरूप देखने को मिलता है, उनके अंतर्गत उनकी खुद की मूल दृष्टि कैसी थी। तो रीति काव्य एवं रीति मुक्त, यहाँ पर आप लोग मुक्त को सुधार देंगे। रीति मुक्त काव्य के बाह्य स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में मूल अंतर उस दृष्टि का है जिसे लेकर कोई कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। मतलब रीति, कुछ विद्वानों का मानना है कि रीति काव्य और रीति मुक्त काव्य में बाह्य स्वरूप में कोई विशेष अंतर नहीं है। इन दोनों में मूल अंतर उस दृष्टि का है जिसे लेकर कोई कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। इसमें सिर्फ एक सोच का मतलब अंतर है कि किस सोच के अंतर्गत, किस सोच को धारण करके कवि काव्य की रचना करने में प्रवृत्त हुआ। यदि किसी कवि को लक्षण ग्रंथ की रचना करने में इंटरेस्ट है, तो वो तो लक्षण ग्रंथ की रचना करेंगे और हो जाएंगे रीतिबद्ध कवि। यदि किसी कवि को लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं करनी है, लेकिन उन्हें पूरे काव्य शास्त्र का ज्ञान है और उसका वो सुंदर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हो जाएंगे रीति सिद्ध कवि। लेकिन कुछ कवि हुए जिन्हें ना तो लक्षण ग्रंथ लिखने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो अपनी बात को सजाकर कहने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि जिस भी तरीके से मन के भाव व्यक्त हो जाए वही बेहतर है, और ऐसे कवि हो गए रीति मुक्त कवि। तो रीति मुक्त कवि अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। मतलब यहाँ पर रीति मुक्त कवि काव्य की रचना आखिर क्यों करते थे, ये बात है कि रीति मुक्त कवि के काव्य रचना करने का कारण क्या था। तो रीति मुक्त कवि अपने अंदर की जो अनुभूति थी
उसकी अभिव्यक्ति के लिए काव्य की रचना करते थे। लेकिन रीति काल के बहुत सारे कवि हुए जो आश्रयदाता के संरक्षण में रहकर काव्य की रचना करते थे। तो अभी बहुत सारे कवि ऐसे हुए जिन्होंने आश्रयदाता का संरक्षण नहीं लिया, काव्य शास्त्रीय का उन्हें ज्ञान भी नहीं था और वो सिर्फ काव्य की रचना किए। तो उन्होंने काव्य की रचना क्यों की? तो पहली बात ये समझने वाली बात है कि उन्होंने आश्रयदाता की प्रशंसा करने के लिए कोई काव्य की रचना नहीं की। उन्होंने बिल्कुल भी राजा महाराजा की प्रशंसा करने के लिए काव्य की रचना नहीं की। क्यों की काव्य की रचना? तो अरीति मुक्त कवि अपनी अनुभूति, अपने अंदर जो उन्होंने महसूस किया उसकी अभिव्यक्ति के लिए, उसके बयान करने के लिए, उसे बताने के लिए उन्होंने काव्य की रचना की। रीति काव्य लेखकों का कविता के प्रति दृष्टिकोण दायित्व का नहीं, आनंद का था, जबकि रीति मुक्त कवियों ने कविता को साध्य माना। मतलब रीति काव्य के जितने भी कवि हुए हैं, लेखकों ने, आप यहाँ पर कवि कर लेंगे, रीति काव्य के जितने भी कवि हुए हैं वो रीति, जो कविता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका एक दृष्टिकोण किस तरह का था, एक दायित्व का दृष्टिकोण नहीं, एक जिम्मेदारी का दृष्टिकोण नहीं था कि वो अपनी काव्य के माध्यम से समाज को जागरूक करे। कहीं किसी तरह की समस्या है तो सरकार का ध्यान या राजा महाराजाओं का ध्यान उस ओर लेके जाए, ऐसा कोई उनका दृष्टिकोण नहीं था। उनका सिर्फ काव्य क्या था, तो उनके लिए केवल आनंद का माध्यम था। लेकिन वहीं आप देख लीजिए, रीति मुक्त कवियों ने कविता को एक तरीके से साध्य मान लिया था। मतलब उसके अंतर्गत, उसके माध्यम से वो अपने मन की अनुभूतियों को व्यक्त करते थे। ठाकुर रीति कवियों की रूढ़िगत परिपाटी की आलोचना करते हुए कहते हैं, डेल सो बनाए आए मेरत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। ठाकुर जो है रीति कवियों की रूढ़िगत परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, वो ठाकुर ने पूरी तरह से खंडन किया है कि रीति काल के जितने भी कवि हैं वो रूढ़िगत जो विचारधारा है उसे मानने के लिए वो पूरी तरह से बाध्य हो जाते हैं, और यदि कोई उस विचारधारा को ठुकराने की कोशिश करते हैं, नहीं मानने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ठाकुर उसकी कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। और उन्होंने क्या कहा है, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। और बहुत सारे लोग आते हैं, एक तरीके से सभा बनती है उसकी, वो आनंद करने के लिए आते हैं, मस्ती करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगन जो है कविता को ही खेल बनाकर रख देते हैं। जबकि घनानंद का कविता के प्रति एक दायित्व का बोध होता है, और वो दायित्व का बोध रखने वाले एक सजग रचनाकार हैं। सजग मतलब सचेते हुए रचनाकार है। और घनानंद लिखते हैं, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मोर कवित्व बनावत। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि लोग जो है वो कविता को बनाते हैं। लोग है लागी कवित्व बनावत, मतलब लोग जो है, मनुष्य जो है, वो कविता की रचना करते हैं, लेकिन मोही तो मतलब मुझे तो मोर कवित्व बनावत, मतलब मुझे तो मेरी कविता ही मुझे बनाती है। यहाँ पर मतलब उल्टा कर दिया उन्होंने कि लोग हैं जो कविता की रचना करते हैं, लेकिन मुझे है कि मुझे कविता ही बनाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ठाकुर ने कैसे लोगों को समझाया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए लोगों पर कहा है कि कविता को सबने बहुत आसान समझ लिया है, बच्चों का खेल समझ लिया है, और वे कहते हैं कि लोग सभा के बीच आकर मिट्टी के ढेलों की तरह आसानी से कुछ भी जोड़ तोड़ कर कविता बना लेते हैं, और उन्होंने कविता रचना को महज एक हंसी खेल मान रखा है। ये साफ साफ शब्दों में कवि कह रहे हैं, ठाकुर। और यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि और लोग क्या करते हैं, कविता उनको वो लोग कविता को बनाते हैं, लेकिन मुझे एक कविता ही बनाते हैं, ये बात घनानंद कहते हैं। प्रेम का स्वरूप, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि का ये सोच है कि प्रेम का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रीति मुक्त कवियों का प्रेम वासनाजन्य या संयोग परक नहीं है। उनके प्रेम में शुद्ध शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। इनका प्रेम एकनिष्ठ, सीधा व सरल है। रीति काव्य का जो स्वरूप है, तो रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम की जो भावना है, उनके प्रेम में आपको वासना नहीं देखने को मिलेगा। संयोग परक मतलब साथ मिलकर ही रहना है, साथ जुड़ के ही रहना है, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनके प्रेम हर समय शुद्ध है, और उनके शुद्ध प्रेम का जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि शारीरिक आकर्षण के स्थान पर विरह की गरिमा है। मतलब शारीरिक आकर्षण
उनके प्रति कुछ भी नहीं रहता है। जो रीति मुक्त काव्य धारा की कवि हैं, उनके मन में शारीरिक आकर्षण की कोई भावना नहीं होती है। वो विरह की गरिमा में ज्यादा विश्वास रखते हैं कि विरह भी हुआ है तो वो भी गरिमा पूर्ण हो, और वो दूर रहकर भी प्रेम करना जानते हैं। और रीति काल ये जो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, इनका जो प्रेम है वो एक निष्ठ है, सीधा है, वह सरल है। एक निष्ठ क्यों कहने का अर्थ हुआ, किसी एक के प्रति ही निष्ठा भावना है उनके अंदर। वो सीधे भी है और पूरी तरह से सरल भी है। सुजान घनानंद की प्रेयसी, सुजान के प्रेम में रत घनानंद कहते हैं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयान अब बाक नहीं। सुजान कौन है दोस्तों? तो सुजान घनानंद की प्रेमिका है, प्रेयसी है, और उनके प्रेम में वो रत होकर जब उन्हें राज दरबार से निकाल दिया गया था और वो सुजान को भी अपने साथ चलने को कहे थे, सुजान नहीं जाती है, वो दूर रहकर भी उनके साथ प्रेम की रीत को निभाते हैं। और अपने काव्य में उन्होंने बार बार सुजान के बारे में ही लिखा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, उनके ऊपर उनके काव्य में आपको फारसी शैली का प्रभाव दिखाई देगा। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव भी स्पष्ट है। घनानंद और आलम फारसी के विद्वान थे। कौन दो कवियों का नाम लिया गया? घनानंद और आलम, ये जो दोनों थे वो फारसी के विद्वान थे। उनके विरह पर फारसी शैली का प्रभाव बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ता है। अब विरह में उन्होंने किस तरह का वर्णन किया है? तो ऐसे वर्णन किए हैं जिनको पढ़कर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। छाती के घाव जैसे विरक्तिपूर्ण उपमानों का प्रयोग वहां पर वो कम करते हैं। जैसे कि वो अपने काव्य में दिखाते हैं कि कैसे उनके प्रेम के कारण ही उनके दिल के टुकड़े हो गए, छाती में एक तरीके से घाव है जो कभी भी भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो संवेदना कम बेचैनी अधिक उत्पन्न करती है। संवेदना मतलब इमोशंस। ये उनके जो काव्य को आप पढ़ेंगे उसमें संवेदना कम रहती है, इमोशंस कम रहते हैं, और बेचैनी वाली जो भावना होती है वो सबसे ज्यादा उभरती है। उनके काव्य को पढ़कर उनके मन में क्या बेचैनी का भाव है, इस बात का पता चलता है। काव्य शास्त्र के नियम। वस्तुतः रीति मुक्त काव्य शास्त्रों से मुक्ति का काव्य है। मतलब रीति मुक्त काव्य धारा जो है वो एक तरीके से आप समझो तो एक अलग ही आंदोलन चला था, जिसमें काव्य शास्त्रीय जो नियम है उससे मुक्ति का वो काव्य है। इन कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों पर ध्यान ही नहीं दिया है। यह कभी हृदय की अनुभूति के आधार पर रचना करते हैं। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि इस धारा के अंतर्गत जितने भी कवि आते हैं उन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने हृदय की अनुभूति, जिस तरह की उनकी हृदय की अनुभूति उभरते चली गई, उसके आधार पर ही उन्होंने काव्य की रचना की। इनका काव्य अलंकारिक का खंडन करता है तथा मार्मिकता पर ध्यान देता है। इनका जो काव्य है वो अलंकार को पूरी तरह से खंडित करता है और मार्मिकता पर वो ध्यान देता है। मार्मिकता मतलब जो आपके मर्म को छू ले, आपके हृदय को छू ले, ऐसे विषयों पर इस तरह के कवि अधिक ध्यान देते हैं। इनके यहाँ अलंकारों का प्रयोग कम हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि हैं, इन्होंने अलंकार का कम प्रयोग किया है। घनानंद ने अलंकार प्रयोग तो किए, परंतु गहन भावों के अभिव्यक्ति के लिए, ना कि चमत्कार प्रदर्शन के लिए। मतलब घनानंद एक ऐसे रीति मुक्त कवि हुए जिन्होंने अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग किया है। और अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया तो क्यों किया? तो गहन भावों की अभिव्यक्ति के लिए। मतलब एक गहरे वाले जो भाव होते हैं जिनको समझने के लिए कुछ अलग से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो अपने गहरे मन के भावों को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए अलंकार का प्रयोग किए हैं। कौन? घनानंद। और अपने अंदर के मन के जो छुपे हुए गहरे भाव हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया। कभी भी इन्होंने चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकार का प्रयोग नहीं किया। उनका विरोधाभास अलंकार का उदाहरण उल्लेखनीय है। मतलब यहाँ पर ये एक तरीके से विरोध प्रकट करते हैं कि इन सब जो जीवन में विरोधाभास प्रकट कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ अलंकार से संबंधित जो उदाहरण है उन सबको हम यहाँ पर उल्लेखनीय करते हैं। जैसे यहाँ पर एक कवि का दोहा है, उजरनी बसी है हमारे अखियानी देखो। यहाँ पर एक बहुत ही मार्मिकता वाला, एक बहुत ही मर्म को छूने वाला काव्य का दोहा है, उजरनी बसी है हमारे अखियानी देखो। मतलब दोस्तों यह जो काव्य पंक्ति है वो घनानंद की है
और यहाँ पर घनानंद के मन के भाव प्रकट हुए हैं जिनमें उनका विरोधाभास है, और वो अलंकार का उदाहरण देते हुए यहाँ पर मतलब अलंकार को उन्होंने शामिल किया है। और वो कहते हैं अपनी प्रेमिका सुजान से कि तुम जहाँ मेरी जो उजड़ी हुई आंखें हैं उसकी जो दशा है वो तुम देख रही हो ना, जहां तुम रहती हो वहां सुख है, पर हमारी आंखें तुम्हारे वियोग में पूरी तरह से उजड़ चुकी है। ये एक तरीके से उन्होंने अपने काव्य पंक्ति में सुजान को संदेश दिया है। और इनके काव्य में आपको अलंकार देखने को मिलेगा, लेकिन वो अलंकार कोई साज सज्जा के लिए नहीं, बल्कि मात्र अपनी मन की विचारों को, अपने भाव को प्रकट करने के लिए है। तो दोस्तों, यह था हमारा रीति मुक्त काव्य धारा, जो कि हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया। यदि किसी बच्चों को रीति मुक्त काव्य धारा समझने में किसी भी तरह की परेशानी हुई तो आप लोग इसे 2 बार कम से कम सुनिएगा। रीति मुक्त काव्य धारा में किस तरह की विशेषता है, किस तरह के कवि आते हैं, किस तरह की रचना होती है, ये सब आप लोगों को बहुत डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। इसे मैं यही समाप्त करती हूँ। मैंने आप लोगों को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों ही धारा बहुत डिटेल से समझा दिया है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।